हेलो बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चलो आज हम अपने क्लास 11th का एक नया चैप्टर पढ़ते हैं। उस चैप्टर का नाम है हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन यदि आपको कंसेप्ट यदि आप क्लियर करते चलते हो तो ये चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने एक नए चैप्टर को, सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन को। तो सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट आता है सेंटर ऑफ मास का। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो बहुत इजी सा हमारे पास सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन होती है, बहुत इजी सा हमारे पास सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट होता है। हम अपनी डेली लाइफ में हर पॉइंट पर हम इसका यूज करते हैं। जैसे बच्चों, यदि मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास एक सिस्टम है, एक हमारे पास पार्टिकल m जिसका मास m है, और ये मैंने एक वायर एक सिस्टम से कनेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे पार्टिकल दूसरी पार्टिकल है जिसका मास हमारे पास m है। मतलब इन दोनों का मास अलग अलग है, ठीक है ना। मान लो ये 5 किलोग्राम का है और ये हमारे पास 3 किलोग्राम का है। अब मैं ये कहूँ कि मैंने इसको बीच में से ऐसे पकड़ रखा है, तो मेरे को एक चीज़ बताना बच्चों कि जो ये वाला मास है, ये क्या होगा बीच में से जब हम इसको पकड़ेंगे, बिल्कुल ताखड़ी की तरह जब हम किसी चीज़ को तोलते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह, तो ये वाला पलड़ा थोड़ा सा झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, बॉडी का मास ज़्यादा है। अब मैंने इस सिस्टम को यहाँ से पकड़ा, अब ये हमारे पास पूरा सिस्टम बैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पर पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कंसंट्रेटेड कर रहा है। तो ये हमारे पास बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन थी सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन बहुत इजी है, किसी भी बॉडी का पूरा मास जहाँ पर कंसंट्रेटेड रहता है उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट था। इट इज दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी वेयर whole mass of the body is supposed to be concentrated is called center of mass of the body। आइए अब हम अपनी दूसरी डेफिनेशन पर चलते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम का। यदि हमें सेंटर ऑफ मास अब हमें फाइंड आउट करना है, तो ये तो हम ताकड़ी की तरह हम किसी भी चीज़ को बीच में से पकड़ कर उसको बार बार तो देखेंगे नहीं कि वो कहाँ पर बैलेंस होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमारे पास होता है सेंटर ऑफ, ये जो हमारे पास RCM है, यहाँ पे हमें जो मिल रहा है ना RCM ये वाला, इसका मतलब हमारे पास होता है बच्चों, जो सेंटर ऑफ मास है ना उसके पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करने हैं कि वो कार्टेशियन के रिस्पेक्ट में कहाँ पर वो सेंटर ऑफ मास है, उसके पोजीशन वेक्टर हमारे पास कहाँ पर होंगे। तो सिंपल सा हम इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, मान लो हमारे पास एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, ये मान लो हमारे पास से 10 किलोग्राम का, ये हमारे पास 25 किलोग्राम का है। अब हम इसको बार बार उठाकर देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ किस पॉइंट पर बैलेंस हो गया। हम सिंपल एक फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट पार्टिकल का मास, ठीक है, और फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर R1, सेकंड पार्टिकल का मास, सेकंड पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर हमारे पास R2, और उन दोनों के मास की जमा, ठीक है ना। ये हमारे पास हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला दो पार्टिकल सिस्टम के लिए। अब बच्चों, यदि यदि हमारे पास इन दोनों मास की वैल्यू इक्वल है, यानी कि ये भी हमारे पास 10 kg का है और ये भी हमारे पास 10 kg का है, तो अब क्या होगा, अब देखो MR1 जहाँ पर है, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, जहाँ पे अब हमारे पास ये MR1 है और ये हमारे पास MR2 है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा MR1 प्लस M2R। अब मास सेम है तो हमारे पास होगा M यहाँ पर होगा, M यहाँ पर होगा, M कॉमन ले लिया तो हमारे पास हो गया यहाँ पे M को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास M कॉमन आ गया, और नीचे M प्लस M2M यहाँ पे आ गया। अब M से M कैंसिल तो हमारे पास बच गया R1 प्लस R2 अपॉन 2। यहाँ पे देखो बच्चों, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास समझ में आ गया कि यदि हमारे पास दोनों पार्टिकल का मास इक्वल है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, R1 प्लस R2 अपॉन 2, ठीक है ना, यानी कि बिल्कुल उनके बीच में 1 अपॉन 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम हमारे पास ये है, दोनों का मास इक्वल है, तो इसका सेंटर और इनके बीच की दूरी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास मान लो 5 किलोग्राम का है,
ये हमारे पास 5 किलोग्राम का है, तो जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास है वो कितना हो जाएगा, इसका आधा, ठीक है ना, 5, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में हमारे पास रहेगा। तो आई होप आपको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम सेंटर ऑफ मास को कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई पार्टिकल है m1, कोई पार्टिकल जिसका मास m2 है वो यहाँ पर है, तो इसकी r1 पोजीशन वेक्टर है, m2 की r2 पोजीशन वेक्टर है, और जहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है उसकी पोजीशन वेक्टर हमें बना रखी है बच्चों, ये वाली पोजीशन वेक्टर है। अब हमें जो सेंटर ऑफ मास है उसकी यदि हमें निकालनी है बच्चों ये वाली पोजीशन वेक्टर, यानी कि x सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास का x पोजीशन वेक्टर, उसका फॉर्मूला इतना होगा, ये वाला उसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि हमें y निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये वाला हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि इसी केस में यदि हमसे z की वैल्यू पूछ ले, यानी कि z सेंटर ऑफ मास पूछ ले, तो हम कैसे निकालेंगे, m1, यहाँ से देखो y1 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे z1 प्लस m2 है तो हम लिखेंगे m2, और y2 है तो हम लिखेंगे z2 अपोन में हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, बहुत ईजी कंसेप्ट था। कोई भी दो पार्टिकल या दो पार्टिकल से ज़्यादा जहाँ पर उस पूरे का पूरा सिस्टम का मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता है ना, उसी को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि दो पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास कितना होता है, तो उसकी वैल्यू ये बताई दो पार्टिकल के सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वैल्यू मैं अलग अलग कोऑर्डिनेट के लिए निकाल सकता हूँ। जैसे ये हमारे पास हो गई वाई कोऑर्डिनेट के, ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट के लिए हो गई। आइए बच्चों अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और अपने चैप्टर का अगले का कॉन्सेप्ट हम आगे कॉन्सेप्ट को अब हम देखते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हमारे पास है हमारी नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर अब हम देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ तक को आपको बता ही दिया था। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो हमारे पास z है उसका मतलब जो z कोऑर्डिनेट आएगा उसका सेंटर ऑफ मास मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ। उसके बाद बच्चों हमने एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए आइए आपको सिंपल सा करना है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये हमारे पास एक सिस्टम दिया हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है ना। तो अब बच्चों यहाँ पर देखिए हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 किलोग्राम का मास है, 2 किलोग्राम का मास है, 3 किलोग्राम का मास है, 4 किलोग्राम का मास है, यानी कि 4 पार्टिकल है, 4 उनके मासेस दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट पार्टिकल का निकाल लेना है, ठीक है ना। मतलब सॉरी दो कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट एक्स और कोऑर्डिनेट वाई है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो अब एक्स कोऑर्डिनेट हम किस तरह निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास का m1 x1 m2 x2 जितने पार्टिकल होते हैं उतने ही पार्टिकल का मास ले लेते हैं। तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया सेंटर ऑफ मास का, वो हमारे पास आया 1/2, ठीक है ना। फिर हमें सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट निकाला, वो हमारे पास आया 7 मतलब 10। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ बच्चों, एक्स जो सेंटर ऑफ मास है वो हमारे पास कितना आया, 1/2। 1/2 का मतलब हमारे पास कितना होता है, लगभग ये हमारे पास आ रहा है 0.5। अब देखो x हमारे पास 0.5 कहाँ पर होगा, लगभग ये यहाँ से लेकर यहाँ पर 1 है तो 0.5 कहीं पर हमारे पास यहाँ पर होगा। और y की वैल्यू हमारे पास आई है 7/10 यानी कि 0.7। तो ये हमारे पास लगभग ये पूरा यहाँ तक 1 है y कोऑर्डिनेट, तो लगभग यहाँ पर रहेगी। तो इस पार्टिकल का ये वो कोऑर्डिनेट आ जाएगा जहाँ पर x की वैल्यू तो हमारे पास कितनी होगी 5 और y की वैल्यू लगभग कितनी होगी 7, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो इस पूरा पार्टिकल जो मैंने अभी बनाया इस तरह से, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। अब हम आगे की तरफ चलते हैं बच्चों, अपनी आगे देखते हैं। ये हमारे पास 5 आ गया, ठीक है ना, 5। अब हम देखते हैं 1 करवा दिया, ठीक है ना।
2 करवा दिया। अब हम अपना ये देखते हैं इस वाले को, थर्ड वाले सिस्टम को अब हम देख लेते हैं। तो बच्चों अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन को पढ़ ली। कोई एक पार्टिकल होगा जहाँ पर उसका सारा का सारा एक सिस्टम होगा जहाँ पर उसके सारे का सारा मास कंसंट्रेटेड होगा, उसी को हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। सेकंड में मैंने सेंटर ऑफ मास आपको 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए बताया, फिर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास बताया। अब हम कुछ रिज्ड बॉडी देख लेते हैं और उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करता है, ये फॉर्मूले से निकाला है बच्चों। इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन होता है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दी, अभी सिर्फ हमें वो याद करनी है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमिकुलर वायर कैरिंग 1D। तो इसका सेंटर ऑफ मास हमारे पास आ जाएगा 2r/पाई, यानी कि जो हमारे पास वायर होगी उसकी रेडियस अपॉन पाई। सेकंड देखते हैं अब हम सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमिकुलर डिस्क। इसके लिए हमारे पास सेंटर ऑफ मास की वैल्यू है वो कैसे निकालते, 4 × रेडियस अपॉन 3 पाई, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब अगला है सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना। तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, YCOM = H/3, ठीक है ना। अब इस तरह से इसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ मास की वैल्यू इन तीनों पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या क्या होती है। अब हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर, यानी कि मैंने 3 स्लाइड को देख लिया, अब 4th स्लाइड पर आते हैं। ये 2 वाली स्लाइड है, ये 4th है। अब हम कुछ और हमारे पास रिज्ड बॉडी रहेगी उनका सेंटर ऑफ मास और देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये है होलो हेमिस्फेयर के लिए, जो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू वो हमारे पास आती है ये रेडियस अपॉन 2। यानी कि मैं आपसे पूछूँ कोई एक होलो हेमिस्फेयर है, उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, R/2, यानी कि 5। सिंपल ऐसे करनी है। इसके बाद हम देखते हैं सॉलिड हेमिस्फेयर के लिए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है बच्चों, 3r/8। यानी कि सॉलिड हेमिस्फेयर की अगर रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, 3। सॉलिड कोन के लिए H/4 होती है ये रही। तो आपको ये डायरेक्टली याद रखने हैं कि इन रिज्ड बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये और 2 याद रखने, सॉलिड कोन का क्या होता है और होलो हेमिस्फेयर का क्या होता है। आइए अब हम ये हमारे पास अपनी लास्ट स्लाइड को देखते हैं बच्चों। 5th हमारे पास एक और स्लाइड बच गई, फिर हमारे पास ये प्रॉपर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आइए अपनी लास्ट स्लाइड को देखते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों, ये हमारे पास स्लाइड इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये एक पूरा सिस्टम है। एक पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है जिसका मास 2 किलोग्राम है, एक पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है जिसका मास 3 किलोग्राम है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पर यहाँ पर होगा, क्योंकि जो ज़्यादा वजन होता है ना जिस साइड, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा हल्का सा उसी साइड होता है। तो ये 3 किलोग्राम वाला पार्टिकल ज़्यादा हैवी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास हमें कहीं यहाँ पर मिलेगा। अब देखो, अब मैंने इस पार्टिकल को इधर मूव कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल का ये पॉइंट मूव करेगा, ये पॉइंट मूव करेगा, तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा। तो सेंटर ऑफ मास, ये अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा। तो सेंटर ऑफ मास जब मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वही हमें करना है। ये पार्टिकल मूव करेगा, ये पार्टिकल मूव करेगा, तो ये सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा। तो ये सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, अब हम उसको निकालते हैं। तो आइए बच्चों डेरिवेशन करते हैं, बिल्कुल छोटा सा डेरिवेशन है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सेंटर ऑफ मास। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एन सिस्टम के लिए फर्स्ट पार्टिकल का मास, पोजीशन वेक्टर, सेकंड पार्टिकल R2 + Mn Rn। इस तरह से हमारे पास सेंटर ऑफ मास ये हमारे पास होता है, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंटेशन कर देते हैं। यहाँ पर ये हमने डिफरेंटेशन किया, इस वाले का डिफरेंटेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास था इसका डिफरेंटेशन मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर d, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ d/dt। तो ये सारी वैल्यू। अब सिस्टम का जो पार्टिकल उसका मास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मास को 1 नीचे वाले टर्म को मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया। तो अंदर बच्चा हमारे पास क्या बच गया, अब देखो m1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंटेशन से हम कांस्टेंट टर्म को बाहर लेते, तो m1 डिफरेंटेशन से बाहर है, तो डिफरेंटेशन dr1 + dt। इसी तरह हमारे पास ये n तक डिफरेंटेशन, यहाँ पर मैंने n तक डिफरेंटेशन कर लिया, ठीक है ना। अब बच्चों देखो,
ये वैल्यू हमारे पास सेम रही m1 प्लस डेनोमिनेटर में, और m1 यहाँ पर देखो बच्चों, जो हमारे पास ये m1 है ये तो सेम रखा। अब देखो dr1 dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारे पास क्या होता है वेलोसिटी, तो m1 v1 m2 v2, और इसी तरह हमारे पास mn vn तक ये पूरा चलेगा। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मैंने आपका यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तक, बहुत ही कम टाइम में।